क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बैठक में? इस समय राष्ट्रीय परिस्थिति है, उससे घटनाक्रम से लोगों को अवगत कराना, सतर्क करना, सावधान करना और कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, कोई भ्रांति ना फैले। शासन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था खड़ी की है उसके बारे में आम नागरिक को पता हो और अपने अपने कर्तव्य पर लोग लगे रहें। एक सामान्य समझ बढ़ाने के लिए आज की बैठक प्रशासन ने बुलाई थी। बहुत अलग है तो नहीं, देश भर में इस प्रकार की सूचनाएं बराबर शेयर हम कर रहे हैं आपस मिल करके, हमारे प्रशासन के लोग। और हर स्तर पर हर फोरम पे ये चर्चा चल रही है हम अपने आप को राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित रखें। जो अग्रिम मोर्चे पे है वो देश के अंदर हमारे दूसरे फोर्सेज हैं, वो प्रशासन के सारे लोग इस समय हम सब अलर्ट मोड पे हैं और किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है जब कोई आपातकाल परिस्थितियाँ सामने हमारे हों तो हमें हर समय अपनी सावधानियाँ, सतर्कता, सुविधाएँ, इमरजेंसी में कोई भी हालात ऐसे ख़राब ना हो उसके लिए आवश्यक है। और जनता उन सब सूचनाओं का ध्यान रहे बराबर, जिसके लिए सब चीज़ें हम करते हैं। यही व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। सर, युद्ध को लेकर दो स्थितियां बन रही तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या युद्ध अभी घोषित नहीं है। सामान्यतः हमारी नीति, भारत सरकार की नीति, हमारी सेनाओं की ये नीति है, आगे बढ़ करके हम कोई युद्ध का ना ऐलान करेंगे ना हम कोई इसमें हमला करेंगे। हमने अभी एक आत्मरक्षार्थ और हमारी राष्ट्र रक्षा के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए, हमारी प्रतिष्ठा रक्षा के लिए हम अभी प्रतिकार कर रहे हैं दुश्मन देश के शस्त्रों का। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में जीते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का हमारा भाव है, सारी दुनिया हमारा परिवार है, इस नाते हम उस भाव को लेके चलते हैं। लेकिन कोई अतिरेक पे जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी सेना उसके लिए सक्षम है, सबल है और हर परिस्थिति में मुकाबला करने में तैयार है। इसलिए जब तक अंतिम अवसर तक भगवान कृष्ण ने, हमने देखा है ना महाभारत में कई अवसर दिए, अंतिम जो लक्ष्य था वो युद्ध था। सब प्रयास करने के बाद भी जब कोई रास्ता ना हो तो फिर युद्ध है। हमारी नीति वो है, दुश्मन को भी समझाना, हर प्रकार से उसको उस रास्ते से बदलने के लिए, लेकिन वो नहीं मानेगा युद्ध होगा। फिर अभी युद्ध की घोषणा नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय एक संधि के बारे में कल प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन वो भी उल्लंघन हुआ उसका, और कुल मिलाकर 30 मिनट के अंदर संधि का उल्लंघन हुआ है और सीज फायर तोड़ा गया। इसलिए पाकिस्तान जैसा दुश्मन अगर है तो एक क्षण भी हम भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हम हर कदम पर सावधान, हमारी सेना अलर्ट मोड में खड़ी है। वो 30 मिनट के अंदर हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ और सारे उनके ड्रोन हथियार मार गिराए गए और हमारी कहीं भी ना नागरिक क्षति हुई है ना हमारे प्रतिष्ठानों को क्षति पहुँची है। फुलझड़ी की तरह उनके पटाखे जगह फोड़ दिए गए। हमारी सेना का उसके ऊपर हमारा गर्व है और उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसके जय हिंद बोलते हैं। ठीक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी सुरक्षा के लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि हमारे आसपास कोई भी भाई जो हमारे देश की सीमा पर है, चाहे वो आर्मी में हो या पैरामिलिट्री फोर्स में, अगर आपके पास रहता है तो उनका बेटा वहाँ पे है, उनके परिवार का हमेशा मनोबल बनाते रहें। ये मेरा सभी लोगों से अनुरोध है ताकि उनका हौसला बना रहे, क्योंकि हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो हमारे लिए वहाँ पर है, ताकि उनके परिवार का भी मनोबल न टूटे। क्योंकि जब वो ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही होगी। जो हो रहा है मोबाइलों का, उसका कोई देख कर कुछ कोई देखते हैं लोग जो है भ्रांतिपूर्ण जितनी सूचना हम देख रहे हैं वो सब फर्जी निकल रही हैं, सब फर्जी निकल रही हैं। वो कह रहा है लाहौर को निपटा दिया, वो कह रहा है दिल्ली को निपटा दिया, वो कह रहा है मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, वो कुछ कह रहा। अरे भाई कहाँ है सत्यता इसमें? जब तक हमारी सेना का अधिकृत प्रवक्ता, विदेश प्रवक्ता या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या शासन की ओर से कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हो तब तक हमारे लिए कोई मान्य नहीं है। किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। कई चैनल से बढ़ के बातें कर रहे हैं कि भगवान को बैन क्यों नहीं किया। ऐसी सूचना लाते हैं, ऐसे घबरा कर दौड़ के जैसे सारा यही हो रहा है सारे हिंदुस्तान को। हाँ, इसलिए नहीं करना, किसी पर ध्यान नहीं देना अपने को। जब तक हमने कहा स्थानीय स्तर पर कंट्रोल अपने को करना का कंट्रोल में होना, और राष्ट्रीय चैनल बहुत हैं, बहुत सारे माध्यम है कंफर्म करने के लिए सब चीज़ें चलती। जब कोई घबराहट पैदा करनी हो, तमाम प्रकार की बातें अफवाह चलती है और
सामने झूठ के हमने ये कर दिया, 5 राफेल गिरा दिए, फलाना उसको कर दिया, 10 शहर तोड़ दिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जबकि हिंदुस्तान रहने को पता नहीं है, उनको पता लग रहा है उनको। इसलिए हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हर मोर्चे पर हम जीतते आगे बढ़ रहे हैं अभी तक। लेकिन भारत सरकार का जो वो है प्रतिबद्धता, हम आगे बढ़कर हमला नहीं करेंगे। लेकिन दुश्मन अगर नहीं मानेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये सिद्धांत है, पीछा वो चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई हो, मिलाकर सब तरह से हम तैयार हैं। और जितना ऊंचा मनोबल हमारी सेनाओं का वो दुनिया में कहीं देख नहीं रहा। और युद्ध भी हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन जो मनोबल हमारी सेना का है और हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि दुनिया के लोग बिना आपसे चर्चा के कुछ भी हिम्मत नहीं करते हैं। तो हमें तो अपनी जो जिम्मेदारी है अपने स्तर पर, हमारा यही हिंदुस्तान है, हमारा ब्यावरा परगना हमारा हिंदुस्तान है, बस इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तमाम लोग कह रहे हैं, रिटायर्ड सैनिक भाई कह रहे हैं हम सीमा पर जाना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से मिलेगा, एक पूरा प्रतिनिधिमंडल हमें भेजो। हमारे जीवन में जो हमारा अनुभव है उसको साझा हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल रिटायर्ड सेना के प्रमुख सलाम दौरा किया। तो बहुत सारी हमारे पास सूचनाओं का केंद्र है और बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सबसे अहम बात हमारी जनता है, उसकी सुरक्षा की सावधानी, और अपनी ज़रूरत पड़ने पर हम अपने आप को सैनिक घोषित करते हैं, इजराइल की तरह अपने आप काम होता है। एसडीओपी साहब ने और एसडीएम साहब ने लगभग सभी पॉइंटों को कवर कर लिया है। हमारी जो तैयारी है वो सिर्फ इस चीज़ को लेके है कि जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई आपदा अगर आती है तो वो या तो किसी मिसाइल से कोई अगर हमारे पास कोई हमला होता है तो हमारे पास कोई आपदा की स्थिति बनेगी, या कोई एयर स्ट्राइक अगर हमारे यहाँ होती है तो उससे ये स्थिति बनेगी। उससे साहब ने ब्लैक आउट का बता ही दिया है कि जैसे जो जिस जगह है और अगर कोई सायरन बजता है, खतरे का सायरन बजेगा तो वो 5 मिनट के करीब बजेगा और वो कम तेज धीमे इस तरीके से बजेगा, और जब समस्या ख़त्म हो जाएगी या तो फिर वो लंबा बजेगा। उससे ये हमको पता चल जाएगा ताकि सबको ये पता रहे। अभी काफ़ी लोगों ने अपने गूगल में या मोबाइल में जाके इस चीज़ को सर्च करा होगा, बट कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो उन्होंने यहाँ पे आके उसको सुना होगा। और जब आप अपने घरों में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार वालों को भी बताएंगे, तो ये अवेयरनेस उनके अंदर भी आएगी। और साथ ही आपदा से संबंधित जितनी भी जो जानकारी रहती है या जो कलेक्ट करना होता है वो लोग हम अपने स्तर से कर ही रहे हैं, पर लोगों के सहयोग के बिना जो भी हमारा लक्ष्य होता है या जिस काम को हम करना चाहते हैं, अगर जनता का सहयोग उसमें नहीं रहेगा तो हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अगर लोग चाहेंगे कि हम बत्ती जला के रखेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। तो सभी के सहयोग की हमको ज़रूरत है। इसके लिए शासन प्रशासन स्तर से जो भी निर्देश हम लोगों के पास आ रहे हैं बेहतर व्यवस्था करने के लिए, वो हम लोग कर ही रहे हैं। जैसे अभी नगर पालिका में हमको कंट्रोल रूम बनाया जिसमें लोगों की कहाँ बनाया, तहसील में बनाया, पहले नगर पालिका की बात हुई थी, तहसील में कर दिया है, जिसमें नंबर वगैरह सब हम लोगों ने दे ही दिए हैं। जो भी हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं वो किस तरीके से वहाँ पर रहेंगे, हम लोग उन पर सुपरविजन लगातार करते रहेंगे। घबराने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आपदा में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन कई बार आ जाती है, किसी भी माध्यम से आ जाती है, किसी ने कुछ बोला, लोगों के पास अलग तरीके से पहुँच जाती है। पता चला कि खतरा नहीं है लेकिन लोगों ने बता दिया, उससे परिवार में पैनिक हो जाता है। अब खतरा कौन किस तरीके से लेता है ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। कोई उसमें ज़्यादा खतरा ले लेता है तो उसको हो सकता है परेशानी हो। तो जो वॉलेंटियर हम लोग बना रहे हैं उनके पीछे यही उद्देश्य है कि हम हर प्रकार के वॉलेंटियर उसमें लेना चाह रहे हैं। कुछ वॉलेंटियर इस टाइप के भी होंगे कि अगर कोई घटना होती है तो अगर हम किसी को अस्पताल लेके जाते हैं तो हमारे अस्पताल में कौन लोग रहेंगे जो वहाँ पे देखेंगे। अगर कोई एम्बुलेंस जैसे निकल के जाती है तो रास्ते में हम कौन सी ट्रैफिक व्यवस्था बनाएंगे। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता है तो समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जिनका समाज में एक अपना प्रभुत्व है, जिनकी लोग बात मानते हैं, अगर हम उन लोगों से बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने लेवल से उस मिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करेंगे। साथ ही लोगों में अगर कोई पैनिक का माहौल बनता है तो
जो हमारे वॉलेंटियर होंगे अच्छे, जो जिनका अपना अपने क्षेत्र में प्रभाव है, वो उनको बताएंगे निश्चित रूप से, तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। वो सभी जो हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे यही उद्देश्य है। साथ ही ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा अभी साहब ने बताया है कि हमारा जो शत्रु है वो बड़ा छद्म है, पल भर में कुछ करने लगता है, पल भर में कुछ करने लगता है, लेकिन हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए अभी साहब ने बताया है, तो बहुत सारे लोगों को है ही, और ब्यावरा में तो एक परंपरा रही है ब्लड डोनेट करने की लोगों की। अगर एक बार किसी को बता दो तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और मैं तो जिस भी बात कर रहा हूँ अभी 3-4 दिन से सर लगातार, तो लोग हम लोगों से यही कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग कोरोना में हमने ऐसा कुछ किया है कि हम पहले से ही हम ट्रेनिंग शुदा हैं, और हमने एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ किया है समाज के लिए कि आप सिर्फ एक बार हमको आवाज़ लगा देना कि हमको लोगों के लिए क्या मदद करना है। हमारे दरवाजे खुले हैं लोगों के लिए, हमारे गाड़ी घोड़ा जो आपको चाहिए, चाहे वो किराने की दुकान वाले उन्होंने बोला, दूध डेयरी वालों ने बोला, अगर बच्चों की किस प्रकार की, इवन जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जिसने जो जिसको लगता है कि मेरा ये व्यापार है और मैं इस तरीके से समाज को जो दे सकता हूँ, उन्होंने हमें यही उम्मीद बताई है। और हमें एक उम्मीद है कि हम सब लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, और एक जो अवेयरनेस थी जैसे अभी बताया गया है उससे सभी लोग परिचित हो गए होंगे, बाकी सभी लोगों पूर्व से ही अवगत है। और हमारा एक सिविल डिफेंस एक अधिनियम भी है 1968 में जो बना था, जब हमारा भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, तो तत्कालीन जो सरकार रही होंगी उनको लगा कि डिफेंस सिस्टम के लिए जनता को भी इसमें शामिल किया जाए, इसलिए नागरिक सुरक्षा को लेकर हमारा एक अधिनियम भी है, उसके तहत ये सब कार्रवाइयाँ हमारी होती भी हैं। बस मेरे इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। ब्लड डोनर्स की हमारे पास लिस्ट आ रही है। अभी कहीं कहीं उनको पता नहीं है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो पंजाबी नर्सिंग होम ने ये जिम्मेदारी ली है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि यदि कोई ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहता है तो वो निःशुल्क करेंगे। तो ये आपकी सबकी जानकारी में रहे कि जिनको अगर चेक करवा के आप भेज रहे हैं, लिस्ट पहले भेज दें चेक करवाने के लिए, वो लोग वहाँ जा सकते हैं। एक ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करना थी। लेकिन हमें हर ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होगी, जिसका जो भी ग्रुप है उसको डोनेट करें। हम जो है कोई कैजुअलिटी होती है, सेना वो लगती है, कोई और दूसरे आता है और कोई जगह, तो हर ग्रुप में कई बार कुछ ऐसे मुश्किल ग्रुप रहते हैं तो बहुत खोजने में भी नहीं मिलते हैं। ऐसे इमरजेंसी के लिए वो भी जितना हो सकता है अपना, तो हर एक में कोई ना कोई चेंज रहता है थोड़ा बहुत। दुर्लभ ग्रुप है उसको भी बाकी चेक भी करा लें। चेक इसलिए कि कोई उसमें कोई ऐसी कोई ऐसा किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति में कोई तकलीफ शिकायत हो, कोई करने लायक ना हो, कोई और रोगी व्यक्ति हो, तो उसकी भी जांच हो जाए ताकि शुद्ध हमारे पास जो है ब्लड रहे। धन्यवाद। जैसा अभी एसडीओपी साहब ने ब्लैकआउट के बारे में बताया था, ब्लैकआउट के समय में एलटीवी को फीडर बंद करना होता था, लेकिन अभी मैसेज आया कि हम फीडर बंद नहीं करेंगे। सभी आम नागरिक को अपने घर की बाहर की लाइट बंद करना है, जिससे कोई उजाला नहीं दिखे। बाकी ब्लैकआउट के बारे में एसडीओपी साहब आपको विस्तार में बता चुके हैं। फीडर बंद नहीं किए जाएंगे। अभी तक फीडर बंद करने का प्लान था, लेकिन वो अब नहीं हुआ, अभी जस्ट मिला है। थैंक यू। लेकर एक घटना आ सकता है, हम पहले ही अपने और ब्रेक कंट्रोल कर लें, संभाल लें सारा। इस प्रकार का ये सावधानी है। निश्चित रूप से हमारा ये राजगढ़ जिला, हमारा ये मध्य प्रदेश सतर्क है। पूरे देश के अंदर सतर्कता बहुत आवश्यक है, और जीवन में वैसे भी आवश्यकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जितने प्रकार की ये नागरिक सुविधाएँ, ये ट्रेनिंग है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए, किसकी हेल्प हम कब करना पड़ जाए, हमें ये हमारा कर्तव्य बनता है। मानव का दुर्घटना हुई कब उसको मदद पहुँचानी, कोई ऐसी परिस्थिति तत्काल पुलिस की मदद लेनी है, हमेशा हम अलर्ट रहें मन मस्तिष्क से भी। हमारा नागरिक कर्तव्य की कोई घटना घट रही है, हम मुकाबला कर सक्षम नहीं, तत्काल हम कैसे तलब करें अधिकारियों को, घटना की सूचना कैसे शेयर करें ताकि ज़्यादा क्षति रोक सकें, कम से कम कोई चीज़ हम मिनिमम पर ला सकें। तो सब चीज़ों के बारे में शेयर किया। बहुत आज में चर्चा की जानकारी नहीं है, सब लोगों के पास समाचार मीडियम माध्यम से बातें आ रही है, और कोई शंका कुशंका की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो रहा है। हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। जो कोई निर्देश हमें मिलेगा शासन की ओर से भी, सेना की ओर से भी, पूरा शहर हमारा, पूरा परगना, पूरा जिला हमारा
खड़ा रहेगा। हम सब एकजुट हैं। सूचना आ रही थी कि शायद तिरंगा रैली भी निकाल कर और जागरण करेंगे। अभी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, आगे तो मिलकर वो भी करेंगे। सब चीज़ों को हम अलर्ट रहें और हमारा जज्बा जो है कायम रहे इन चीज़ों के ऊपर। इतना ही निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पीढ़ी ने देखा है, मैंने देखा 65 का भी मुझे समझ में है, और यहाँ तक कि बचपन का मुझे 62 का भी याद है, जब मैं 4 साल का था। इतना भीषण परिस्थितियाँ तो कभी आ ही नहीं सकती हैं। तब सारे देश में इतनी अशांति थी, अकाल पड़ा उस पीरियड में। और हमारे पास सेना थी नहीं, आज़ादी का 10-15 साल हुए थे। चीनी हिंदी भाई भाई के नारे लग रहे थे। नेहरू जी बिल्कुल अपने उसमें मस्त थे कि चीन तो हमारा मित्र भाई है। उसी चीन ने छोड़ा घूम दिया और इतना गाँव बैठे हम। तो तब हमारी उस समय मेच्योरिटी नहीं थी, सेनाएं नहीं थी, हथियार नहीं थे। आज हमारी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर और इतनी बड़ी सेना हमारी दूसरी तीसरी ताकत दुनिया में है। कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो प्रशासन की ओर से आग्रह है, पूरी तरह हम सहयोग करेंगे सब मिल करके। हमारा शहर तो वैसे ही हर तीज त्यौहार हमेशा जो चीज़ हम तय करते हैं बैठ कर उसका पालन करते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं। और ये तो इस समय परिस्थिति ऐसी है कि इसमें तो हमारे 100 मतभेद भी अगर कल रहे होंगे किसी विषय को लेकर के, वो कल की बात कल। आज तो केवल जब तक हम इस युद्ध परिस्थितियों में, जब तक शांति का झंडा दुनिया में न फहरा जाए कि अब पूरी तरह से युद्ध विराम हो चुका है, अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। बैठक में उसके अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सरकारी कर्मचारीगण, नगर के सभी सम्मान नागरिकगण, आप सबको नमस्कार। देश की जो परिस्थितियाँ सबके सामने अपने, युद्ध हो भी रहा और नहीं भी हो रहा है, दोनों प्रकार की स्थिति है। कुछ घंटों में कुछ सूचना आती है, कुछ घंटों में सूचना रहती है। और आज की तारीख में इस समय हमारे देश की सेनाएं जो रोल अदा कर रही हैं वो सबके सामने है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान में अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं परेशानी में हों। तो सशक्त सेना हमारे पास में है, सब प्रकार से प्रशिक्षित है और सेना हर समय अलर्ट पर रहती है। सब प्रकार की तैयारियां उनके पास में रहती है, उस पर खरा उतर रही हैं। लेकिन फिर भी दुश्मन होता है और हमारा जो पड़ोसी दुश्मन है वो बिल्कुल भरोसे काबिल नहीं है। क्षण भर भी, कल एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि सीज फायर हो गया, आधे घंटे बाद ही उसका उल्लंघन हुआ है। पूरी दुनिया देख रही है उसको। और हमारी सेनाओं का जो सब्र है, वो धैर्य है, वो हमारे सामने है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, नीचे की राज्य सरकारें सभी मिलकर के जो है और कंधे से कंधा मिला करके इन परिस्थितियों को संभाल रही हैं। इस आपात परिस्थिति में सारा देश एकजुट है। इस समय न कोई पार्टी है, न कोई दल है, हम सब इस राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की जो भी कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, हम सब मिलकर मुकाबला कर रहे हैं उसका। ये केवल सेनाओं का ही कर्तव्य नहीं है। सेनाएं लड़ रही हैं, देश के लिए खड़ी हैं 24 घंटे, अपना बलिदान भी करती है सेनाएं। लेकिन हमारा बाकी जो प्रशासन है, नीचे का दूसरे प्रकार के फोर्सेज है, नीचे पुलिस है, वो प्रकार के सारे प्रशासन के लोग हैं और पूरे देश का आम नागरिक, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हम अपने अपने तरीके से युद्ध को कैसे मदद कर सकते हैं। जो आपात परिस्थितियाँ हैं उसमें हमें कहीं सेना की तरह सीमा पर नहीं जाना है। हम अपने स्थान पर रहकर, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे अधिकारियों ने शेयर की है, ये लाइन पूरे देश भर में भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और आपात स्थिति में चीज़ों को सब में अवेयरनेस आ जाए, इस बात के लिए बहुत आवश्यक भी है। कई बार सूचना का अभाव में तो बहुत सारी चीज़ें गलतफहमी में और भगदौड़ जाती है कई बार, तो कई चीज़ों का नुकसान होता है। तो पूरे देश में इस प्रकार के बड़े शहरों में आग हमें देख भी रहे हैं लगातार। और सावधानी बतौर जो आवश्यक है, कोई भी परिस्थितियाँ पैदा हो जाए, सपोज करो कि दुश्मन कोई जहाज या कोई ड्रोन या कोई चीज़ या कोई भी मिसाइल हम तक आ गई, सपोज करो, हम बहुत अंदर हैं, हम बहुत सेफ साइड है, हमारा ये मध्य भारत का क्षेत्र है, ये सब प्रकार के आपदाओं से दूर रहता है। लेकिन तो भी आजकल जो युद्ध का तरीका वो सामने तलवार बंदूक से नहीं है, शब्द युद्ध है, आधुनिक शस्त्रों से है
और किसी की पकड़ में भी कोई भी क्षेत्र आ सकता है। इसलिए कोई चीज़ अगर आपात स्थिति बनती है उसके बारे में हम सबका दिमाग उस दिशा में रहे कि हमें क्या क्या सूचना है नीचे शेयर करनी। हम सब लोग यहाँ हैं, ये शहर, ये पूरा परगना, ये हमारी जिम्मेदारी में सब हम सुरक्षित रहें और राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन करें। शासन अपनी तरह से सब करता है सब चीज़ें, लेकिन हम सब भी तो शासन गए, शासन हम ही बनाते हैं। तो शासन और प्रशासन सब मिलकर के पूरा देश आज एक प्लेटफार्म पे है। इसलिए जो जिस जगह खड़ा वहीं अपने कर्तव्य का पालन लोग कर रहे हैं अपना। पर निश्चित रूप से अभी हम पड़ोस के देशों की जो बेस की जो हरकत देखी हमने, सीज फायर के बाद भी कल जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हमारा राजस्थान हो और चाहे गुजरात में हो, सब जगह उन्होंने कुछ न हरकत की है। लेकिन बिना पैनिक सब नागरिकों ने अपने तरीके से सूचना के आधा सेकंड में अपना ब्लैकआउट कर लिया। उन्होंने सतर्कता रखी, जिसको जहाँ सावधानीपूर्वक जाना था वो चले गए और कोई भी किसी प्रकार की देश के अंदर ऐसी क्षति हुई ऐसा कहीं के भी समाचार नहीं है। जबकि तमाम प्रकार के प्रयास हुए, लेकिन हमारी सेना का सिस्टम और देश में सुरक्षा प्रणाली हमारी बहुत ही मजबूत है और पूरी दुनिया के अंदर जो बेहतर से बेहतर सिस्टम हमारे पास में है। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की सेना सारे संसार में सबसे सशक्त और मजबूत सेना मानी जाती है और सबसे ज़्यादा हमारी सेना के बारे में क्रेडिबिलिटी है। हमारी सेना के बारे में जो हमारी धारणा पूरे देश दुनिया की, इस राष्ट्र के लिए सेना एक एक जवान मर मिटने को तैयार, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तिरंगा हमारा सर्वोपरि है। बाकी देशों की हम देख रहे हैं, हम सुनने में आ रहा है कि राष्ट्र प्रमुख कुछ कह रहा है, सेना प्रमुख कुछ और कह रहा है, तीसरे दल और बाकी दूसरी विरोधी पार्टियाँ कोई और भाषा बोल रही है। ये भगवान ने हमारी देश को जो सुविधा दी, जो संरक्षण दिया है, जो सिस्टम दिया है, वो हम सब एक है 140 करोड़ लोग हम एक प्लेटफार्म में करें। कई प्रकार के उकसाने की बातें चल रही है, संप्रदाय के हिसाब से भी उकसाने की बातें चल रही है और प्रकार के राजनीतिक तौर से भी लोग हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन राष्ट्र ने दिखा दिया कि हम 140 करोड़ है कि जय हिंद का हमारा नारा सर्वोपरि है, इससे कोई भी पृथक नहीं है। ठीक है, हमारे महाभारत में उदाहरण आता है कि हम 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं और आपस में पारिवारिक विवाद थे उनके, वो झगड़े भी आपस में। लेकिन जब दुश्मन का मौका आया, यक्षों ने युधिष्ठिर को उसको दुर्योधन गिरफ्तार कर लिया, तब वहाँ युधिष्ठिर ने कहा नहीं, दुश्मन ने हमला किया इसलिए वयम पंचाधिक शतम, हम अब बाहर के लोग 105 एक साथ हैं, हम 100 और 5 नहीं है, 105 वयम पंचाधिक शतम, दुश्मन के लिए हम 105 ही हैं। घर में भले अपनी बातें करते रहेंगे, कोई विषय आएगा तो घर में निपटेंगे उसको। ये धारणा हमारे यहाँ अनादिकाल से है। हम सब लोग मिलकर के इन विषम परिस्थितियों में एकजुट हैं। किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आ, कोई संदिग्ध समाचार नजर आया, कोई और ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें कुछ समाधान नहीं हो पा रहा, तत्काल कंट्रोल प्रशासन के अधिकारी है, तत्काल शेयर करें, स्वयं कोई निर्णय न करें उसके ऊपर। कई बार जल्दबाजी कुछ हो जाती है, हम ही परीक्षण करने लग जाए, वो नहीं करना आपको। तत्काल हमारे सिस्टम को सूचना करना है, फिर जो जिम्मेदारी जिसकी उस काम को करें। हमारा उतना काम है सूचना समय पे वहाँ पहुँच जाए, कोई हलचल नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कोई विषय नहीं, ऐसा कोई बात आए तो बहुत अपने बीच में शेयर न करें, सीधा प्रशासन को शेयर करने का। अभी भगवान की दया ऐसी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि देश में बड़ा युद्ध होगा, लेकिन युद्ध के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार की धूर्तता हो रही है, मरता क्या नहीं करता, इसलिए बार बार घंटे घंटे पैतरे बदले जा रहे हैं और फिर किसी को कोई ना कोई संरक्षण भी देता है। दुनिया व्यापार की मंडी हो गई है, उनको कोई लेना नहीं दुनिया से, हमारा व्यापार कैसे चले, हमारा हथियार कैसे बिके और हमारे चंगुल में कितने लोग रह सकते हैं, कौन सी धरती हम किस दृष्टि लगाए हुए, संसार का एक वो हो गया। इसलिए हम अभी सुविधा का संतुलन हमारे पक्ष में है और आगे भी हिंदुस्तान कभी किस प्लस उनका आधार कार्ड, क्योंकि वॉलेंटियर्स हैं, उनको एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मतलब हमारे साथ काम करना है, तो हमें थोड़ा सा उनका आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होगी सर। तो वो हमने आधार नंबर भी इसीलिए उनसे मांगे हैं। दूसरा हमारा है, जैसे सर ने बताया कि ब्लैकआउट होता है या कोई ऐसी विषम परिस्थिति हमारे समक्ष आती है, तो हमारा वार्निंग सिस्टम हमने तैयार किया है। वार्निंग सिस्टम में 2 प्रकार के सायरन हैं, वो सायरन की जानकारी एक बार यदि अपन बता सकते हैं सायरन किस तरह का आपके पास होगा। ठीक है, सायरन सिस्टम कैसा होगा वो एसडीपी साहब बता देंगे, लेकिन हमने ऐसे 15 से 18 पॉइंट हमने सिलेक्ट किए हैं शहर के लिए कि जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है
वो आपको वार्न करेगा। वार्निंग का किस सायरन का क्या मतलब होगा वो अभी एसडीओपी साहब बता देंगे। 18 सिस्टम का हमारा बी प्लान भी है। यदि मोबाइल हमारे कोलैप्स हो जाते हैं, मोबाइल सिस्टम काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमने दूसरी तरह से हमारा बी प्लान तैयार किया हुआ है सर, कि उसको उस वार्निंग सिस्टम को हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला हमारा प्लान जो है वो मोबाइल बेस है, और जो दूसरा वाला सिस्टम है वो मैनुअल बेस है। हमारी जो वाहन रहेंगे, जिस भी तरह से हम उसको तो मूव करवाना चाहेंगे वहाँ वो मूव करेंगे। इस तरह से हमारा सिस्टम हमने तैयार किया है। इसके लिए भी आदेश जो भी साहब के यहाँ से जारी होना है, हो गए होंगे मेरे ख्याल से अभी तक। जो हमारा फूड सप्लाई का सिस्टम है वो हमने मैनेज किया है। उसके लिए हमने अभी अधिकारी डिप्लॉय किए हैं। विषम परिस्थिति में यदि कहीं हमें खाद्य व्यवस्था देनी होती है तो हमने 3 अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए हुए हैं। स्व सहायता समूहों की मदद से यदि हमको राहत कैंप लगाना होते हैं या कहीं मेडिकल कैंप लगाना होते हैं तो वहाँ हमारा जो 3 अधिकारियों का एक दल अपने स्तर से वो लोग गठित करेंगे, वो फूड सप्लाई को मुहैया करा देंगे। कुछ शेल्टर एरियाज़ भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। सीएमओ साहब ने, सुठालिया और ब्यावरा दोनों सीएमओ साहब ने अपने अपने शेल्टर एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए हैं सर, कि विषम परिस्थिति में हमको कहीं अपनी जनता को कहीं शिफ्ट करना होता है तो वो शेल्टर एरियाज़ कौन से होंगे वो भी हम शेयर करेंगे आप लोगों से, ताकि आपको भी महती जानकारी रहे और आप भी अपने स्तर से जो मदद करना चाहते हैं, आपको पता होंगे शेल्टर एरियाज़, तो आप उस जगह पर अपनी सुविधा अपने साधन से भी पहुँचा सकते हैं। फायर ब्रिगेड के साथ में भी सर हमने व्यवस्था ये की है कि फायर ब्रिगेड हमारे पास में ब्यावरा में 2 है। इन 2 फायर ब्रिगेड के साथ में हमने टैंकर्स अटैच किए हैं। प्रत्येक फायर ब्रिगेड के साथ में 2 टैंकर अटैच रहेंगे। इसका मतलब अटैच करने का उद्देश्य ये है कि हमारी फायर ब्रिगेड जहाँ भी काम करेगी वो वहीं पे रहेगी, उसको रिफ़िल करने के लिए कहीं नहीं जाना है, वहीं पर टैंकर उसको रिफ़िल करेगा। तो ये सभी को मालूम रहे ये व्यवस्थाएँ जो हैं। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी हमने प्लान कर ली है। उसका रूट चार्ट जो है टीआई ट्रैफिक जो रहेंगे वो हमको दे देंगे कि यदि कहीं ऐसी व्यवस्था बनती है कि कहीं कोई मार्ग हमारा बाधित हो जाता है किसी कारण से, तो हम कहाँ से कंट्रोल रूम या हॉस्पिटल पहुँचने की हमारी व्यवस्था रहेगी। ये प्लान भी हम मीडिया के माध्यम से शेयर कर देंगे। गांव में भी सूचना का हमने एक तंत्र सर निर्मित किया है, जिसमें हमारा कम्युनिकेशन प्लान जैसा कि इलेक्शन में होता है उस तरह का कम्युनिकेशन प्लान रहेगा। उस कम्युनिकेशन प्लान में हमारे ग्राम के सचिव, जीआरएस और वॉलेंटियर्स जो हम प्रत्येक ग्राम पंचायत से चाहेंगे कि वहाँ से वो बनेंगे, सभी को विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जिनके ग्राउंड लेवल के जो कर्मचारी उनके संपर्क में रहते हैं, जैसे कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और अपना आंगनबाड़ी है, इनके भी जो ग्रामीण स्तर के जो कर्मचारी हैं वो भी अपने अपने वॉलेंटियर्स वहाँ से तैयार करके हमको देंगे। तो इस तरह सर हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि गांव तक होना चाहिए किसी भी विषम परिस्थिति में, हमारे निर्देशों को और उनके सेफ्टी के लिए जो भी पॉइंट्स दिए जाते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, इसके लिए एक नोडल ऑफिसर भी सर नियुक्त है। और हमने बाकी कुछ वाहन अधिग्रहण करके हमने यहाँ थाने में रखने के लिए आदेश किया है। यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि हमको पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हमने एक बस और एक छोटी वैन एक्विजिट कर ली है सर। और स्टॉक कैरी करने के लिए कि हमको यदि कहीं स्टॉक कैरी करके ले जाना है कहीं से, तो उसके लिए भी सर हमने वाहन की व्यवस्था कर ली है, जिसमें एक हमारा अन्न दूध का वाहन रहेगा और एक पिकअप वाहन रहेगा, ताकि छोटी जगहों से कोई सामान उठा के ले जाना हो तो हमारा छोटा वाहन उसमें काम कर सके। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के बारे में सर मैंने बता ही दिया है। विभागीय अधिकारियों की सर हमारी मीटिंग हो चुकी है, उनको सारे उनके जो दायित्व है उसके संबंध में हमने उनको बता दिया है। दूसरा वार्निंग सिस्टम के बारे में मैं चाहूँगी कि अब एसडीओपी साहब को सायरन के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में जानकारी दे दें। मेरा बस इतना अनुरोध है सभी संगठनों से कि हमने इसमें व्यापारी संघ को भी इसमें जोड़ा है, किराना व्यापारी हैं उनको भी इसमें मीटिंग में बुलाया था, शायद उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हो पाया है तो उनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे अनुरोध है कि उनको बता दें कि उनकी हमको एक लाइन लिस्टिंग चाहिए थी, ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें। उनकी जो सूची रहेगी वो हमारे कंट्रोल रूम पे रहेगी, ताकि हमको आपात स्थिति में उनकी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनसे संपर्क करके हम अपने सामग्री की व्यवस्था कर पाएँ। एसडीओपी साहब को मैं देना चाहूँगी ताकि वो सायरन के संबंध में थोड़ा सा आपको बता दें। मैं आपको 2 चीज़ के संबंध में बताना चाहूँगा, एक ब्लैकआउट के संबंध में और दूसरा एक सायरन के संबंध में। ब्लैकआउट के संबंध में मोटा मोटा अपनी जो बात हुई थी शुरू में वही है
पर मैं यहाँ पर हमारी जो एमपीबी के अधिकारियों से बात हुई तो उनने फीडर वाइज बंद करने की बात की है। उनने अपने कर्मचारियों को डेप्यूट किया हुआ, एक मैसेज जाएगा तत्काल फीडर से बंद होगा। कुछ मेन लाइन है जो कि हॉस्पिटल्स के ऊपर है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। हॉस्पिटल से पहले रिक्वेस्ट की जाएगी कि आपकी बाहर की लाइटें बंद कर दें। ऐसा ही हम घरों के लिए कर रहे हैं, कई घरों में लाइट जाएगी पर लोग के पास इन्वर्टर सिस्टम भी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो इन्वर्टर सिस्टम अपने घर में इस्तेमाल करें पर बाहर की जो लाइट है वो बंद कर दें। तीसरा, हमारे पास जो नगर पालिका है जो कि स्ट्रीट लाइट्स ऑपरेट करती हैं, तो वो भी हमारे एमपी वालों से बात हो गई है, वो ही उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे। तो ये 2 चीज़ हमारी ब्लैकआउट के संबंध में है। थर्ड थिंग हमारी सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम रोड पे होते हैं, बाजार में होते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल पे होते हैं या कार पे होते हैं, अब ब्लैकआउट के दौरान पुलिस रोकती है वाहनों को, मूव नहीं करने देती। मूव करेंगे तो आपको हेडलाइट जलाना पड़ेगी। तो हम चाहेंगे कि वो हेडलाइट बंद करके, गाड़ी बंद करके, साइड में खड़ी करके आप लोग बैठ जाएं। गाड़ी चालू करके गाड़ी में ना बैठें, क्योंकि आप गाड़ी में बैठेंगे फिर आपको एसी चलाना पड़ेगा, तो फिर वो लाइट जलेगी, बैक लाइट जलेगी। कोई भी लाइट नहीं जलने देना, इवन मोटरसाइकिल भी बंद करके खड़े हो जाएं। इवन हम गाड़ी छोड़ के खड़े हो जाएं बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर गाड़ी की भी लाइट अलाउड नहीं है। यही हम हाईवे पे भी करेंगे कि जब हमको रोकना होगा ट्रैफिक पूरा रोकेंगे, गाड़ियों की लाइट पूरी बंद कराएंगे। इवन ट्रेन के लिए भी यही है, यदि ब्लैकआउट बड़ा ब्लैकआउट होता है तो हम ट्रेन भी रुकवाते हैं, उनके इंजन लाइट भी बंद करते हैं, स्टेशन लाइट भी बंद करते हैं, उनकी फीडर पूरे अलग होते हैं, तो एक बड़े तरीके से मैनेज होता है। दूसरा, मैं सायरन सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। 2 तरीके के सायरन सिस्टम होते हैं। एक सायरन सिस्टम जो अप और डाउन में चलता है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लहर है, वो खतरनाक होता है, मतलब वो एक खतरा होता है कि खतरा आने वाला है, आप सचेत हो जाएं। दूसरा, एक जैसी वेव निकली है सायरन में, एक जैसी धुनी निकल रही है सायरन में, एक जैसी आवाज़ आ रही है, तो शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर निकल सकते हैं। ये सतर्कता के लिए सायरन सिस्टम है। अब चूंकि हमारे शहर में सायरन है ही नहीं, तो हमने उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। हमारे कुछ मस्जिदें हैं, कुछ मंदिर हैं और कुछ जगह जहाँ ब्लैंक एरिया है वहाँ हमने डीजे वालों से मदद ली हुई है। तो वो एक ग्रुप बनाया हुआ हमने उस चीज़ के लिए। वो ग्रुप के अंदर, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर हमको सिर्फ इतना लिखना है चालू कर दें, तो वो जो सायरन हम उनको उपलब्ध कराएंगे वो सायरन चालू कर देंगे। हम केवल एक मैसेज डालेंगे बंद कर दें तो वो बंद कर देंगे। तो ये हम लोगों की इंटीग्रेटेड व्यवस्था है, इसको हम चालू करेंगे। तीसरा, हमको किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होने देना है, क्योंकि आप सबको मालूम है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर हमको तैयारी करना है। ना तो हम युद्ध के बीच में हैं, ना ही युद्ध हो रहा है, पर पैनिक किसी भी, आप तो सब प्रबुद्ध जन लोग हैं, समाज के बड़े लोग हैं, आप सबको मालूम है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सब आज टेलीविज़न है, सब कुछ है, सबको मालूम है। पर चूंकि ये चीज़ करना है तो एकदम सही तरीके से करेंगे तो शायद आने वाले समय में सबको सहयोग भी मिले। जैसे हमारी वॉलंटियरों को ट्रेनिंग की बात आ रही है, ये वॉलंटियरों को हमारे हॉस्पिटल्स ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग उनके ज़िंदगी भर के लिए काम में आएगी। कभी कल को कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कुछ चोट लग जाती है, वहाँ डॉक्टर नहीं होता, तो कम से कम एक सेफर साइड लेके वो उनको मदद कर सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया, किसी भी तरह की कोई भी भ्रामक जानकारी पे विश्वास ना करें। हम और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों के पास एक सिस्टम है, वो सिस्टम आपको बताएगा। एसडीएम साहब है, मैं हूँ, मेरा पूरा पुलिस स्टाफ है, सरकारी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके पास सही और शुद्ध सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं पर विश्वास करें। कुछ लिंक ऐसी हैं जो कि स्प्रेड की गई हैं, कोशिश करें कि अपने मोबाइल के अंदर लोग लिंक ना खोलें। अज्ञात मैसेजों को बिल्कुल भी ओपन नहीं करें, किसी भी स्थिति में ओपन ना करें, वो आपके मोबाइल को बर्बाद कर देंगे, हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर दें। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें। टीवी यही चल रहा है, अच्छी जानकारी है। हमने कंट्रोल रूम का नंबर है, हम आपको कंट्रोल रूम का नंबर भी शेयर करेंगे। आपको कभी भी कुछ लगे आप कंट्रोल रूम से जानकारी ले सकते हैं कि हमने ये सुनने में आया है, क्या है, सही है क्या। कृपया उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। आपके पास किसी भी तरह का कोई भी मैसेज जो कि आपको लगता है कि संदिग्ध है, उसको आप वहीं रोक दें, उससे आगे ना बढ़ने दें। बस मेरी आप सबसे ये गुजारिश है। मैं 2 बिंदु के लिए चाहूँगा कि मेरी मदद करें, समाज की मदद करें, वॉलंटियर दें, ब्लड डोनर दें, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। सर, हम इसमें प्रैक्टिस के लिए एक हमारा ब्लैकआउट होगा, तब हम एक मॉक ड्रिल करेंगे। ब्लैकआउट की भी मॉक ड्रिल होगी, और हमारी एक मॉक ड्रिल होगी कि हम यदि किसी बिल्डिंग में से डैमेज होने की स्थिति में हम इवैक्यूएट कैसे करते हैं, तो उसकी एक मॉक ड्रिल होगी। तो इस तरह से हमारी 2 मॉक ड्रिल सर हम करेंगे। वो एक मॉक ड्रिल मोस्ट प्रोबेबली भी हम लोग 9 बजे डिसाइड कर लेंगे कि एक मॉक ड्रिल जो बिल्डिंग वाली है वो हम शायद कल 12 बजे कर पाएँ। उसकी क्योंकि पूर्व व्यवस्थाएँ करना होती है।
तो वो व्यवस्थाएं हम इस मीटिंग के बाद में हम तय कर लेंगे, एसडीओपी साहब और हम, और उसका हम मैसेज कन्वे कर देंगे कि हम वो मॉक ड्रिल इतनी बजे इस स्थान पे कर रहे हैं। तो एक इस मॉक ड्रिल की जानकारी भी आपके माध्यम से सबको देनी है। तो मॉक ड्रिल का मतलब ये ना समझा जाए, तो आप अपने सभी जगहों को बता दें कि ये मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल हो रही है, ताकि हम किस तरह से हम अपना बचाव कर पाने में हम अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। ये मॉक ड्रिल इसलिए होती है, उसमें सारा जिनका रोल होता है, जिसमें हेल्थ है, हमारे हेल्थ के कर्मचारी हैं, प्रशासन है, पुलिस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें होती हैं और हम किस तरह से उसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। ब्लैकआउट का भी एक मॉक ड्रिल होगा जिसमें ब्लैकआउट किया जाएगा हॉस्पिटल्स वगैरह और जैसे जो मुख्य चीज़ें हैं उनको छोड़कर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ब्लैकआउट के इस मॉक ड्रिल में कोई अनावश्यक परेशानी किसी भी व्यक्ति को हो, इसलिए हम उसको लिमिटेड एरिया में ब्लैकआउट करके सर इसका सायरन सिस्टम में हम उपयोग करते हुए कि हम किस तरह से हम पब्लिक को एड्रेस कर पा रहे हैं और हमारे निर्देशों से हम अवगत करा पा रहे हैं। तो ये ब्लैकआउट की भी मॉक ड्रिल के बारे में अब कब किया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको पूर्व से सूचित करेंगे। तो जब भी मॉक ड्रिल हो तो आपको अपने और अपने से जुड़े सभी लोगों को यही बताना है कि ये मॉक ड्रिल है, ये केवल एक तैयारी के रूप में सक्षम तैयारी करने के लिए हमारे द्वारा की जा रही है। ऐसा कहीं कोई मैसेज ना जाए जिससे कि लोग पैनिक हो। थैंक यू। कि हमारी उम्मीद है कि आप अपने जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं, आपसे अनुरोध है, विनय है, निवेदन है कि आप लोग भी अपनी लिस्ट, जैसा कि तो सभी हम लोग एक कोई ऐसा नहीं है कि इधर जो बैठने वाले लोग हैं वही चर्चा करेंगे, ये हमारी 1 to 1 सभी की चर्चा है। किसी के सुझाव अगर होंगे तो वो भी हम लोग उनको अमल में लाएंगे और कुछ चीज़ें जो हमारी हैं जो हाई लेवल एक तरफ बारे सुनेंगे, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। तो अभी सभी लोग आ जाएं, अपन थोड़ा माननीय मंत्री जी भी आ जाएं, इसके बाद फिर अपन चालू करें। ये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जबकि हम एक युद्ध की परिस्थिति के बीच में हैं, अभी युद्ध नहीं है पर युद्ध की परिस्थिति के बीच में है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहना ये है कि हम सब वो सब तैयारियां करें जो कि आवश्यक है हम लोगों के जीवन बचाने के लिए। वर्तमान में शासन द्वारा अनुभाग स्तर पर एक कमांड सेंटर बनाया गया है और उस कमांड सेंटर की जानकारी भी हम आपके लोग शेयर कर देंगे, जहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी जितने हमारे शासकीय विभाग हैं वो सभी वहाँ पे उस चीज़ की पूर्ति करेंगे। जिनकी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस तरीके से हम आपको उनसे काम लेते जाएंगे। इस तरह के माहौल में समाज जन का सहयोग बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विद वॉलेंटियर, वॉलेंटियर मतलब वो लोग जो हमारे साथ कंधा मिला के काम कर सकें, दिन में रात में किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ आ सकें। लगभग हमको 3000 वॉलेंटियर चाहिए, छोटी मोटी संख्या नहीं है, ब्यावरा शहर भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी समाजजन मिलके हमको ये 3000 वॉलेंटियर उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बड़ी ज़रूरत हमको और हमारे देश को ज़रूरत पड़ती है वो है ब्लड। इस पीरियड में हमको ब्लड डोनेशन वालों की बहुत आवश्यकता है। जितने ज़्यादा जिस समाज से आए, जैसे आ सकते हैं, 18 साल के ऊपर जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहें वो सभी लोगों की हमें आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि सभी लोग स्वेच्छा से बोले कि हाँ हम देने को तैयार हैं। हमारे पास वॉलेंटियर की लिस्ट तो लगातार आ रही है पर अभी ब्लड डोनेशन देने वालों की लिस्ट हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल ग्रुप जो हैं ब्लड डोनेट कराते हैं, उन लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है, उन्होंने बुलाया, हम आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। अभी 2-3 चीज़ें करना बाकी है हमको हमारे कस्बे में। अभी एक तो हमको ब्लैकआउट से किसी का परिचय नहीं है कि ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है। देखिए, एक ब्लैकआउट तो वो होता है जो बॉर्डर एरिया में हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट एक बार में पूरी बिजली कट कर देता है तो सभी संस्थान, सभी घर, सभी दुकान, सभी बाज़ार एक बार में कट आउट हो जाते हैं। पर चूँकि हमारे पास वो परिस्थितियाँ यहाँ नहीं हैं और कई इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, क्यूबिटर्स हैं, कोई वेंटिलेटर पे है, किसी परिस्थिति में है, तो यदि हम वो शट डाउन करते हैं तो उससे क्रूशियल परिणाम निकल के आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लैकआउट के बारे में आपको बता सकें कि ब्लैकआउट का एक्चुअल मतलब क्या है। इवन जब हम घर पे नहीं है, बाहर है, सड़क पे है, मोटरसाइकिल पे है, कार में है, तब ब्लैकआउट का मतलब क्या रहेगा, तब आपसे क्या सहयोग की उम्मीद रहेगी, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। इवन जब हादसे होते हैं तो कह के नहीं आते, तो उस पीरियड में भी हमको जब वॉलंटियर चाहिए होते हैं तो हम उनको वो भी सिखाएंगे कि उस पीरियड में उनको कैसे काम करना है। इसके अंदर हमारे पास हॉस्पिटल प्रशासन रहेगा, वो हमारे उन वॉलंटियर को ट्रेन करेगा कि जब कभी हादसा हो और हादसे के दौरान डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो पाए या नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल ना हो पाए, तो कम से कम वो वॉलंटियर जिनको हमने एक प्री ट्रेनिंग दी हुई है वो प्रारंभिक अवस्था को संभाल के मरीज को किसी एक स्थान पर पहुंचा सकें।
हमारे द्वारा कुछ जो तैयारियां की गई हैं उसकी जानकारी हमारे एसडीएम मैडम देंगी। नमस्कार सर, इस आपात बैठक में आप सब लोगों का स्वागत है। इस आपात बैठक को रखने का उद्देश्य आपको जो भी साहब ने बता दिया है। हमने जो अभी कल से लेकर अभी तक जो तैयारियां की हैं उसके बारे में सभी को जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस आपात स्थिति में हम आमजन के सहयोग से हम अपनी आपात स्थिति से बखूबी निपट पाएंगे। हमने जो व्यवस्थाएं अभी तक सुनिश्चित की हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी सर। हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो तहसील कार्यालय में है, और ये 24/7 रहेगा। इसमें अनुभाग स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो क्विक रिस्पांस करेंगे, ज़िले से कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, और जो भी अभिलेख संधारण करना है उनको वो अभिलेखों का संधारण भी करेंगे। दूसरा, हमने सिविल डिफेंस ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज़ की है, जो कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा CMHO के द्वारा प्लान की गई है। इस प्लानिंग के तहत सर आज हमने 100 लोगों की ट्रेनिंग भी करवा दी है, जो कि सिविल डिफेंस ट्रेनिंग में आज हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ट्रेनिंग ली है जो इस शहर के आसपास की हैं। और शहर हम प्राइमरी एड देकर उस व्यक्ति के जान की सुरक्षा किस तरह से कर पाएँ, कितनी जल्दी हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा के उसका जीवन बचा सकें। ये ट्रेनिंग सेशन सर हमारे कल समाप्त हो जाएंगे। लगभग हमको वॉलंटियर्स के साथ मिला के हम 3000 लोगों की ट्रेनिंग करवाएंगे, जिनका प्लान